नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे वर्ष 2019 के कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या प्रश्न बन सकते हैं उसे भी हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज का सेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। चलिए तो देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है आपके लिए वो है, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है? तो इस प्रश्न को मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। वेरी गुड। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में श्री शैलेश जी को नियुक्ति दी गई है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के सचिव के रूप में। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकता है, थोड़ी सी बात करते हैं श्री शैलेश जी के बारे में। वो असम मेघालय कैडर के हैं और 1985 बैच के वो IAS अधिकारी है। अब आप मुझे फटाफट बताइए कि अल्पसंख्यक मामलों के हमारे भी मंत्री कौन है? अल्पसंख्यक मामलों के हमारे मंत्री है श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। इसके अलावा अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है उसका गठन कब हुआ था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली पूछा गया। तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन हुआ था 29 जनवरी 2006 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का गठन हुआ 29 जनवरी 2006 में इसका गठन हुआ। अब देखिए बात आई है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, यानी माइनॉरिटीज की बात आई है। तो रिसेंटली एग्जाम की बात करते हैं तो क्या क्या यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो है कि पूरे भारत में टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करें तो उसमें शेड्यूल्ड कास्ट का कितना पॉपुलेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब का कितना टोटल पॉपुलेशन है, किस राज्य में जो है सबसे ज्यादा जो है शेड्यूल्ड कास्ट पाए जाते हैं, किस राज्य में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब पाए जाते हैं, इसके अलावा किस राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब पाए जाते हैं। इसके अलावा रिसेंटली के एग्जाम में तो ये भी पूछ लिया गया कि भारत में यूनियन टेरिटरीज में से कि कहाँ पे सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट पाए जाते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब पाए जाते हैं और कहाँ पे सबसे कम पाए जाते हैं। तो ये सब प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, वेरी गुड। आई होप आपको इसका उत्तर आता है। नहीं आता है तो देखिए डायरेक्टली हम लोग चलते हैं कहाँ पे, ऑफिशियल वेबसाइट की ओर चलते हैं, क्योंकि इस डाटा को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहली बात कि टोटल पॉपुलेशन का 16.2%, यानी करंटली भारत के टोटल पॉपुलेशन का 16.2% जो है वो शेड्यूल कास्ट है और टोटल पॉपुलेशन का ओनली 8.2% जो है वो शेड्यूल ट्राइब है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। सेकंड जो प्रॉब्लम था वो था किस स्टेट में हाईएस्ट पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट की। तो पंजाब में सबसे ज्यादा SC यानी शेड्यूल कास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, शेड्यूल कास्ट में अनुसूचित जाति की बात की जा रही है। और सबसे ज्यादा शेड्यूल जो कास्ट जो है लोएस्ट कहाँ पाया जाता है, तो लोएस्ट पाया जाता है मिजोरम में। ठीक है, हाईएस्ट हो गया पंजाब में, लोएस्ट हो गया मिजोरम में। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पाया जाता है, तो यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है शेड्यूल कास्ट। और सबसे लोएस्ट जो पाया जाता है शेड्यूल कास्ट वो है दमन एंड दीव में। ठीक है, दमन एंड नगर हवेली जो है वहां पाई जाती है। इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं। शेड्यूल ट्राइब जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन है मिजोरम में। ठीक है, शेड्यूल कास्ट लोएस्ट है मिजोरम में, पर शेड्यूल ट्राइब हाईएस्ट है मिजोरम में। ये चीज को आपको ध्यान कर रखना है। इसके अलावा लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब कहाँ पे है, तो वो गोवा में है। ये चीज या बाकी चीजों को आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट डिस्ट्रिक्ट पाया जाता है कुछ बिहार में। कुछ बिहार कहाँ पे है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है। और सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब कहाँ पाया जाता है, ये है मिजोरम में पाया जाता है। किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो सार्शिप डिस्ट्रिक्ट जो मिजोरम में है वहां पाया जाता है। थोड़ा वीडियो को थोड़ा और जूम करके आपके लिए इजीली देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग पॉज करके डिटेल एक बार चीजों को नोट कर लीजिए, क्योंकि इस चीज से प्रश्न बहुत ज्यादा आपके आते हैं एग्जाम में। अगला जो प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष चुना गया? वेरी गुड। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को, मिस्र के राष्ट्रपति को चुना गया है अफ्रीकन संघ के अध्यक्ष के रूप में। अब डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा सर मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? मिस्र के राष्ट्रपति है अब्देल फतेह अल सीसी और इन्हीं को चुना गया है हाल ही में किसके रूप में, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में। अब यहाँ पे आपके लिए दो टास्क है, एक तो मिस्र के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी चाहिए और दूसरी जो है वो अफ्रीकन संघ के बारे में जानकारी चाहिए। तो मिस्र के हमारे प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल फतेह अल सीसी। और बात करते हैं किसके बारे में, अफ्रीकन यूनियन के बारे में। देखिए तो आपको ऐसा प्रिपरेशन करना है कि हर एक पॉइंट में एक भी प्रश्न आपके छूटे ना।
मतलब जो कीजिए कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए ताकि किसी भी एग्जाम के लिए आप जो है अच्छे से क्वालिफाई कर पाए। तो प्रेसिडेंट हम लोगों का क्लियर हो जाता है। इजिप्ट का प्रेसिडेंट कौन हो गया? अब्दुल फतेह अल सीसी। इजिप्ट के कैपिटल कौन सी है? कायरो। और इजिप्ट की जो है करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। अब बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन के बारे में। अफ्रीकन यूनियन में कितने कंट्रीज शामिल है अगर पूछा जाए? कुल 55 कंट्रीज शामिल है। पहले 53 था, 53 था, 55 हो गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे? इथियोपिया में है। फाउंडर्स कौन है इसके? इसके अलावा फाउंडेशन कब हुई थी? 9 जुलाई 2002 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। इसके अलावा रिसेंटली एग्जाम में पूछ लिया गया अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष कौन है, यानी चेयरमैन कौन है? तो जकाया किक्वेते, याद रखिए जकाया किक्वेते जो इसके अध्यक्ष है। किसके? अफ्रीकन यूनियन के। तो इस प्रकार से पूरा कंप्लीट हो जाता है ये प्रश्न आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अवार्ड से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो अवार्ड सेरेमनी हुआ वो रिसेंटली हुआ ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड 2019 जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मैंने डिस्कस भी किया है तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। वेरी गुड। हाल ही में लॉस एंजलिस में जो है ग्रैमी अवार्ड 2019 आयोजित किया गया। अब आपके लिए जो प्रश्न है कि ये कितने नंबर का ग्रैमी अवार्ड था? इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसके मिला, यानी कि बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के अवार्ड किसे मिला, बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर के अवार्ड किसे मिला और बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर के अवार्ड किसके मिला? इन 3 प्रश्न ही सबसे ज्यादा जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कितने नंबर का ग्रैमी अवार्ड था। तो ये 61st ग्रैमी अवार्ड था। क्लियर हो गया। कहाँ हुआ? लॉस एंजलिस में हुआ। अब बात करते हैं रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है किसको? दिस इज अमेरिका को मिला है। उसके लिए किसे मिला है? चाइल्ड्स जो ग्रैबनो है इसको मिला है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। किसके लिए मिला है? दिस इज अमेरिका के लिए। इसके अलावा एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है? गोल्डन ओवर को मिला है। गोल्डन ओवर के लिए किसको मिला है एल्बम ऑफ द ईयर? क्रेशी मुसग्रोव्स को मिला है। क्लियर है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको मिला है? दिस इज अमेरिका। तो दिस इज अमेरिका को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर दोनों ही मिला है। ये दोनों याद रखिए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में सेन वान को किस आईपीएल टीम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में नामित किया गया? वेरी गुड। हाल ही में सेन वान को राजस्थान रॉयल्स की आईपीएल टीम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। अब यहाँ से 2-3 चीजें कि सेन वान किस खेल से संबंधित है इसका? तो क्रिकेट से संबंधित है। ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है। किस देश से संबंध है इनका? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पहले लेग स्पिनर, बहुत ही अच्छे बॉलर थे। अब ये नए क्या बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं किसके? आईपीएल के। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब यहाँ पे आईपीएल की बात हो रही है तो आईपीएल में कुल कितने टीम जो है इस बार प्रतिभागिता करेंगे? तो कुल 8 टीमें इस बार प्रतिभागिता करेंगी। ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट जो है वो मार्च से मई तक होने वाली है, पर मोस्टली जो है चुनाव होने वाले हैं इस ईयर से, इसलिए इस डेट को लेकर अभी भी कंट्रोवर्सी है। इसके अलावा बात करते हैं रिसेंटली आईपीएल में एक और बड़ा चेंजेस हुआ। क्या हुआ? दिल्ली डेयरडेविल्स का नाम बदला गया। दिल्ली डेयरडेविल्स का नाम बदल के क्या रखा गया? उसका नया नाम रखा गया दिल्ली कैपिटल्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि 11 फरवरी 2019 को किसे भूटान में भारतीय दूत यानी भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? वेरी गुड। हाल ही में भारत के पड़ोसी देश भूटान में भारत के राजदूत के रूप में रुचिका कंबोज जी को नियुक्त किया गया है। अब थोड़ी सी बात करेंगे रुचिका कंबोज जी के बारे में। रुचिका कंबोज जी को पहले हम लोग देखते हैं। ये रुचिका कंबोज जी है, इंडियन डिप्लोमेट है और वो 2017 से दक्षिण अफ्रीका में भारत की उच्चायुक्त थी और 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी है रुचिका कंबोज जी। अब थोड़ी सी बात करते हैं भूटान के बारे में। भूटान की कैपिटल कौन सी है? भूटान की कैपिटल है थिम्पू। प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटे त्सेंग है। और इसके राजा कौन है? आप लोग जेमी केसर इसके राजा है, जेमजी केसर। और ये ऐसे मैप में देख पा रहे, ये है हमारा प्यारा देश भारत। और थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और ये आपको दिखाते हैं। ये रहा भूटान। क्लियर है? ये रहा भूटान। तो ये क्लियर हो जाता है मैप से आपको भूटान के बारे में कि भारत के कौन कौन से राज्य जो है भूटान को टच करते हैं। यहाँ से आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि राज्य निवेश संभावित सूचकांक 2018 यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि स्टेट इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इंडेक्स 2018 के अनुसार से कौन सा राज्य जो है वो टॉप पे रहा है? वेरी गुड। स्टेट इन्वेस्टमेंट यानी कि राज्य निवेश संभावित सूचकांक के अनुसार से केरल जो है वो टॉप पे रहा है। अब यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं कि ये जो सूचकांक है वो किस आधार पे बनाया जाता है? कुल 6 जो है पैरामीटर से जिसके आधार पे ये तय किया जाता है। बात करेंगे क्या क्या 6 पैरामीटर से, पहले देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी।
सर्वेक्षण के केरल विशिष्ट निष्कर्षों को नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिकल रिसर्च द्वारा इसे आयोजित किया गया। यानी कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो ये क्लियर हो जाता है यहाँ पे, किसके द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिकल रिसर्च द्वारा इसे आयोजित किया गया। अब 6 स्तंभ कौन कौन से हैं जिसके आधार पे, पैरामीटर के आधार पे राज्य निवेश संभावित सूचकांक जो इंडेक्स जो है वो तैयार किया जाता है। 6 जो है वो है भूमि, श्रम, बुनियादी ढांचा, आर्थिक, जलवायु, राजनीतिक स्थिति, शासन और व्यापार के आधार पर विजेता जो है इसके आधार पर घोषित किया जाता है। अब चुना गया केरल को, तो केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है, केरल के गवर्नर कौन है और केरल की राजधानी कौन सी है, क्लियर है। तो केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन जी, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के जो राज्यपाल है वो पी सत्यशिवम जी है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में टोप्ची अभ्यास 2019 कहां आयोजित किया गया। वेरी गुड, हाल ही में जो टोप्ची अभ्यास ये आयोजित किया गया नासिक में, ठीक है। इसके अलावा जब अभ्यास की बात आई है तो रिसेंटली एक और प्रश्न बनता है कि कौन सा हाल ही में कोबरा गोल्ड अभ्यास किस देश में शुरू हुआ। तो ये जो कोबरा गोल्ड अभ्यास है ये टफेस्ट जो है अभ्यास में से एक माना जाता है और ये हाल ही में कहाँ शुरू हुआ, थाईलैंड में शुरू हुआ, ठीक है। अब देखिए युद्ध अभ्यास की बात आती है तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली कि इंदिरा जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है इंदिरा, वो भारत और किस देश के बीच में होता है। इसके अलावा पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि हैंड इन हैंड जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भारत और किस देश के बीच में होता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके अलावा कोबरा गर्ल हुआ थाईलैंड में, तो थाईलैंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। थाईलैंड कहाँ पे है, थाईलैंड हमारी एक एशियन कंट्री है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, पोट चैन ओ चा जो है उसके प्राइम मिनिस्टर है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है और करेंसी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। थाईलैंड की करेंसी है थाई वाट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक यानी कि जिसे मैनेजिंग डायरेक्टर कहा जाता है के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बहुत इजी है, हाल ही में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, ऑलरेडी मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। हाल ही में अश्विनी लोहानी जी को नियुक्त किया गया है, किसके रूप में, मैनेजिंग डायरेक्टर और अध्यक्ष के रूप में। इसके अलावा अश्विनी लोहानी जी इसके पहले क्या थे, अश्विनी लोहानी जी इसके पहले रेल बोर्ड के अध्यक्ष थे, ठीक है, क्लियर है। अभी रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, अभी रेल बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव जी, क्लियर है। इसके अलावा हमारे रेल मंत्री कौन है, हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही फेथ ए जर्नी फॉर ऑल किसकी जीवनी है। वेरी गुड, ये जो जीवनी है ये जिमी कार्टर की है। जिमी कार्टर जैसे आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं जिमी कार्टर, और इसी की जीवनी है हाल ही में चर्चे में रही फेथ इन जर्नी फॉर ऑल। और चर्चे में इसलिए रहा कि हाल ही में इन्होंने अपना दूसरा जो है ग्रैमी पुरस्कार जीता है। अब बुक की बात आई है तो एक चीज बता दूं कि रिसेंटली एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे कि ये क्या थे, मैंने जिमी कार्टर कौन थे, ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब रिसेंटली बुक की अगर बात करें तो रिसेंटली 2-3 बुक रिलीज हुई है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। जैसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो अनडाउटेड बुक्स है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो पी चिदम्बरम द्वारा लिखी गई है। नाम है अनडाउटेड सेविंग द इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया, ठीक है, लॉन्च्ड बाय किसके द्वारा लॉन्च की गई, हामिद अंसारी के द्वारा। हाल ही में एक नया बुक लिखा गया, नाम है डिस्प्लेस्ड, किसके द्वारा लिखा गया, मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखा गया। पीएम मोदी ने रिसेंटली एक बुक रिलीज किया, किसके ऊपर, कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण के ऊपर। ये बुक कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि बाकी जो बुक्स है इंपॉर्टेंट बुक्स उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूं ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। बाकी जो बात करते हैं इंपॉर्टेंट एक बहुत ही टॉपिक है बजट 2019। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इससे एक प्रश्न जरूर से जरूर आएंगे। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें मैंने बजट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को इंक्लूड करने की कोशिश की है। ये वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपके एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। जैसे कि पहला पूछा जा सकता है पहली वित्त मंत्री भारत की कौन थी, पहला बजट भारत में आजादी के बाद किसने पेश किया था, आजादी के पहले पहला बजट किसने पेश किया था, ये भारत का कितने नंबर का बजट है, कुल कितनी मतलब बजट की टोटल राशि क्या रही है, बजट में क्या क्या खास जो है योजनाओं की बात की गई है, बजट इस बार क्या किया, किसने पेश किया, इस बार के बजट में क्या खास चीजें रही जो बाकी चीजों से डिफरेंस रही। तो इन सारी चीजों को मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है और इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, सो आप लोग जरूर इसे वीडियो को देख सकते हैं।
अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इजी है कि बजट 2019 में घोषित किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे किसानों को साल भर में कितनी राशि का समर्थन मूल्य दिया जाएगा। वेरी गुड। हाल साल में 6,000 रुपए तक के समर्थन मूल्य दिया जाएगा। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा गया है। वो क्राइटेरिया क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों को मिलने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। बजट में इसके बारे में बात भी की गई है और मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया है। तो वो क्राइटेरिया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की तरफ कि हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गान लॉन्च किया गया। इस गान के रचनाकार कौन है? तो हाल ही में एक गान लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत और इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? कैलाश खेर जी इसके रचनाकार है। अब देखिए कैलाश खेर इसके रचनाकार है, ये तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है ही। अब यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आखिर में ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है क्या? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को घरेलू रसोई गैस यानी कि एलपीजी कनेक्शन जो है वो मुफ्त में दिया जा रहा है। ठीक है, स्पेशली जो टारगेटेड है इसमें इन महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है ताकि उनको जो है जीवन जो मिनिमम रेखा है उससे ऊपर उठाया जा सके। इसके अलावा एक रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सबसे पहले किस राज्य में लॉन्च किया गया था? तो सबसे पहले इसे उत्तर प्रदेश के बर्निया में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया? वेरी गुड। हाल ही में प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है नागरिक उड्डयन के सचिव के रूप में। इसके अलावा बात आई है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की, तो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है दोस्तों? सुरेश प्रभु जी हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? नई दिल्ली में है। और हाल ही में प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है इसके सचिव के रूप में। अगला जो प्रश्न है वो है सिनेमेटोग्राफ के बारे में, यानी कि फिल्म पायरेसी के बारे में। सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2019 के अनुसार फिल्म पायरेसी को अपराध करने पर कितने साल तक की कैद और जुर्माना होने की प्रावधान जो है वो घोषित किया गया है। तो हाल ही में घोषित किया गया कि अगर कोई व्यक्ति फिल्म पायरेसी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल तक की कैद और 10 लाख तक का जुर्माना उसे भरना पड़ेगा। ठीक है, और ये एक सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक के तहत पास किया गया। अब जब भी बात आती है फिल्म जगत की तो तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए सेंसर बोर्ड के बारे में। तो अब सेंसर बोर्ड के बारे में बात आती है, एक प्रश्न आता है कि सेंसर बोर्ड के अभी हेड कौन है, उसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है और सेंसर बोर्ड सबसे पहले कब जो है वो स्थापित हुआ था। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इसका फाउंडेशन हुआ था 1951 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? मुंबई में है। और इसके अभी जो चेयरमैन है वो है प्रसून जोशी जी और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है चेयरमैन कौन है, तो प्रसून जोशी जी है। ये तो आपको क्लियर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खेल 2020 का शुभंकर होगा, यानी कि ऑफिशियल मस्कट की बात की जा रही है। तो हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2020 के शुभंकर के रूप में किसे, वेरी गुड, धूमिल तेंदुआ यानी कि इसे क्लाउडेड लेपर्ड कहा जाता है, को घोषित किया गया। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय खेल 2020 होने कहाँ वाला है? ये उत्तराखंड में होने वाला है। ठीक है, और इसी के ऑफिशियल मस्कट के रूप में धूमिल तेंदुआ को लॉन्च किया गया। अब खेल की बात आई है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है 2020 में, कौन सा? वो है ओलंपिक होने वाला है। 2020 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है जापान की राजधानी टोक्यो में। और इसका ऑफिशियल मस्कट भी लॉन्च कर दिया गया है, यानी ऑफिशियल शुभंकर कौन सा होगा? तो मिराई तोबा इसका ऑफिशियल मस्कट होगा। किसके? 2020 के टोक्यो ओलंपिक का। और 2020 का राष्ट्रीय खेल का ओलंपिक का माफ किया तो राष्ट्रीय खेल 2020 का जो शुभंकर होगा वो धूमिल तेंदुआ होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में किसे फरवरी 2019 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? रिसेंटली किसे नियुक्त किया गया? वेरी गुड, हाल ही में हमारे सुशील चंद्रा जी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा जी और चुनाव आयुक्त बने हैं सुशील चंद्रा जी। इसके पहले सुनील अरोड़ा जी जो थे वो चुनाव आयुक्त थे, उसे प्रमोट करके मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया तो वो पोस्ट वैकेंट हो गया, तो सुनील चंद्रा जी उस पोस्ट को ले लिए। ठीक है, और सुनील चंद्रा जी है 1980 बैच के IRS अधिकारी है।
अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान को मोस्ट वांटेड, माफ कीजिए दोस्तों, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो है वो वापस ले लिया गया पाकिस्तान से। तो भारत ने पाकिस्तान को कब ये दर्जा दिया था? तो हाल ही में पाकिस्तान से यह दर्जा वापस ले लिया गया। कारण ये रहा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक हमले के दौरान जो है 37 से ज्यादा जवान जो है वो शहीद हो गए, और इस कारण से भारत ने इसी का प्रतिफल मानते हुए पाकिस्तान से उसका मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया। भारत ने पाकिस्तान को 1967 में यह दर्जा दिया था। WTO के गठन के एक साल बाद 1996 में भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, जो कि हाल ही में उन्होंने इससे वापस ले लिया। अगला जो प्रश्न है कि भारत की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? वेरी गुड। भारत की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है हिना जायसवाल। फ्लाइट इंजीनियर का काम होता है फ्लाइट के अंदर जो टेक्निकल चीजें होती है उनकी देखरेख करना, और पहली फ्लाइट इंजीनियर बन गई है हिना जायसवाल। देखिए, बहुत सारे एग्जाम में पहली महिला के बारे में या तो पहले कौन थे, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, भारत की पहली फीमेल जो है जवान इंडियन आर्मी में कौन थी, प्रथम जो है फर्स्ट परम वीर चक्र किसे प्राप्त हुआ था, या तो इंडियाज वुमेन्स टू फ्लाई फर्स्ट एयरक्राफ्ट सोलो कौन किसने चलाया था। तो इन चीजों के बारे में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ये कंप्लीट लिस्ट है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिए, इनसे एक प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में देश का पहला मेगा एक्वा फूड पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? वेरी गुड। हाल ही में ये शुरू किया गया है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और इसकी खास बात क्या है, ये एक पहला मेगा एक्वा फूड पार्क है। एक्वा फूड पार्क का क्या अर्थ होता है दोस्तों, कि जो एक्वेटिक चीजें होती हैं, यानी जो समुद्री या तो मछलियां हो या तो समुद्र से जो चीजें आती है, उन चीजों के संरक्षण के लिए ये फूड पार्क बनाया गया है। ये पहला फूड पार्क है जो कि आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। अब देखिए, यहाँ से कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जब बात आई है आंध्र प्रदेश से, तो आपको करना क्या है, देखिए जो भी चीजें आती है, जैसे कोई स्टेट आया, उस स्टेट से संबंधित जितने भी जनरल नॉलेज हो या तो करंट अफेयर्स हो, उसको एक जगह पे आप लोग नोट कर लीजिए। कैसे करना है आपको थोड़ी सी मैं डेमो देता हूं। जैसे कि पूछा जा सकता है कि सेकंड हाईएस्ट कोस्ट लाइन जो है भारत का कौन से राज्य में है? ठीक है, फर्स्ट तो सबको पता होता है, सेकंड हाईएस्ट कोस्ट लाइन मैंने समुद्री रेखा सबसे ज्यादा जो है किस राज्य को टच करती है, दूसरा हाईएस्ट, तो वो है आंध्र प्रदेश, 974 किलोमीटर टच करता है। फर्स्ट हाईएस्ट पूछा है तो कौन सा है? फर्स्ट हाईएस्ट है गुजरात, दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। क्लियर है? इसके अलावा प्रश्न बनता है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो कहाँ लोकेटेड है? कहाँ पे? श्रीहरिकोटा, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की जो है स्टेट डांस कौन सी है? 8 मेजर जो क्लासिकल डांस होती है उसमें से कौन सा रिकॉग्नाइज डांस जो है आंध्र प्रदेश में पॉपुलर है? तो है कुचिपुड़ी। वेरी गुड। और पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश में कौन सी नदियां बहती है? तो कृष्णा बहती है, गोदावरी जैसी, कृष्णा और गोदावरी मेनली 2 नदियां बहती है। अब कृष्णा के बारे में भी कुछ ये पूछी जा सकती है, ओरिजिनेटेड कहाँ से होती है। गोदावरी के बारे में पूछी जा सकती है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। कृष्णा नदी को और किस नाम से जाना जाता है, गोदावरी को किस नाम से जाना जाता है। इन सब चीजों को भी आपको डिटेल में थोड़ा सा जानना है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि कौन सी महिला थी जिसको कि तेलुगु महिला थी जिनको कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था? किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। इसके अलावा राइस बोल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राइस बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कितने इकोनॉमिकल जोन है? यानी कि 3 इकोनॉमिकल जोन है मुख्यतः, इन द सेंस की मैंगो के लिए चित्तूर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलर है। इसके अलावा वेजिटेबल के लिए और मैंगो के लिए चित्तूर है। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट जो है वो मैंगो के लिए सिर्फ पॉपुलर है, और जो गंटूर डिस्ट्रिक्ट है वो चिल्ली के लिए पॉपुलर है, यानी मिर्च के लिए। भारत में सबसे ज्यादा मिर्च का उत्पादन गंटूर आंध्र प्रदेश में होता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो एक बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यानी पूरे भारत में सबसे ज्यादा अंडों का जो उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश से होता है। तो ये तो हो गई जीके की बातें। अब देखिए सिमिलरली आपको करंट अफेयर्स की चीजों को भी नोट करना है। जैसे पूछा जा सकता है कि 8वीं वार्षिक पुलिकट दिवस जो है हाल ही में कहाँ मनाया गया? तो हाल ही में 2 फरवरी को 8वीं जो पुलिकट दिवस है वो कहाँ मनाया गया दोस्तों? आंध्र प्रदेश में मनाया गया। इसके अलावा हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड का भी पुरस्कार भी जीता है। इसके अलावा हाल ही में न्यायमूर्ति TBN राधाकृष्णन ने तेलंगाना जो हाईकोर्ट है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। और 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय जो है हाईकोर्ट जो है वो अलग अलग हो गया है। इसके अलावा हाल ही में दुनिया का पहला थर्मल बैटरी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये भी आंध्र प्रदेश में किया गया।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाएं लॉन्च की गई, जैसे कि युवा नेस्तम योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। तो इस प्रकार से सारी चीजों को आपको एक साथ कोरिलेट करना है और चीजों को एक साथ बना के सारी चीजों को रिवीजन करना है, सो आप कभी भी नहीं भूलिएगा। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड 2019 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है रोमा मूवी ने जीता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। इसके अलावा हाल ही में एक और अवार्ड की बात हुई तो हाल ही में एक और अवार्ड सेरेमनी हुआ, बाफ्टा सेरेमनी हुआ। ठीक है, तो बाफ्टा अवार्ड कितने नंबर का सेरेमनी हुआ? बाफ्टा का 72वां सेरेमनी 72 सेरेमनी हुआ और इसमें भी जो है रोमा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा डेफिनेटली आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर आखिर में ये बाफ्टा क्या है? बाफ्टा जो है ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार को बाफ्टा कहा जाता है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म और टेलीविजन आर्ट्स द्वारा प्रदत्त एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे बाफ्टा पुरस्कार कहा जाता है। ये अमेरिका के ऑस्कर पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है और वर्ष 2008 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब बाफ्टा अवार्ड की बात करते हैं तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। रोमा को मिला है, सिनेमेटोग्राफी में भी रोमा को मिला है। इसके अलावा लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड, लीडिंग एक्टर का अवार्ड, डायरेक्टर का अवार्ड, ये सब चीजें आपको एक बार गो थ्रू कर लेनी है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट लिस्ट है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग गो थ्रू कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आए तो जरूर लाइक करना मत भूलिए। साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा पहुंच पाए। इसके अलावा एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके साथ साथ आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है कि हाल ही में 5वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, जयपुर, भुवनेश्वर या चेन्नई? आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे। इसके साथ साथ आप चाहे तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज और मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और करंट अफेयर्स के सेशन के बाकी जो मैंने अपलोड किए हैं, बहुत सारे मंथ ऑफ जनवरी में अपलोड किए हैं, मंथ ऑफ फरवरी में अपलोड किए हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पार्ट बाय पार्ट। तो उसे भी आप लोग देखिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्द ही लौटूंगा नए वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।